प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MSPS 99 स्टडी सेंटर पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन बैंक, जो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। एक तरह से रामबाण का काम करेगा आपके लिए। तो आप तुरंत अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाएँ और साथ साथ इनको नोट करते रहें। पूरी किताब है, उसके सारे के सारे क्वेश्चन और आंसर मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो सीरीज़ में। तो हम थोड़ा शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना पहला पार्ट है, और पहला पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका CaO प्लस H2O। तो इसकी अभिक्रिया से बन रहा है CaOH का होल ट्वाइस। तो अब इसमें अगले ने अपने को पूछा उपयुक्त अभिक्रिया है कौन सी अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया है, वियोजन है, संयोजन है, विस्थापन है। तो इसके अंदर देखो दो क्रियाकारक अभिक्रिया करके आपस में जुड़ रहे हैं, यानी कि सहयोग हो रहा है। तो ये जो अपनी अभिक्रिया वो हो जाएगी संयोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, दानेदार जिंक पर तनु HCl डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो दानेदार जिंक यानी कि धातु है और HCl यानी कि अम्ल है। तो अम्ल और धातु हो क्रिया करके जो गैस बनाते हैं उसका नाम होगा हाइड्रोजन गैस, यानी कि दूसरे का अपने का उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 अपन देखते हैं, साग सब्जियां को विघटित होकर कंपोस्ट बनना कैसी विक्रिया है? तो साग सब्जियां उनका यदि अपघटन हो रहा है तो अपघटन जहाँ पर होता है वहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कि ये जो अपनी अभिक्रिया है वो हो जाएगी ऊष्मा क्षेपी। इसका राइट जो आंसर वो क्या हो जाएगा? ऊष्मा क्षेपी से उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 4, CaSO4 AQ प्लस ZN, तो ZnSO4 प्लस Cu, यानी कि इसमें हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो सबको पता है ये तो कौन सी विक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। साथ साथ आप इनको नोट करते रहें, उनके उत्तर भी लिखते रहें। उसके बाद अगला अपन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अपघटन अभिक्रिया का मतलब कौन सा उदाहरण हो जाएगा? तो देखो पहले तो दो अभिक्रिया कारक हैं वो जुड़ रहे हैं, तो ये तो हो गई अपनी संयोजन अभिक्रिया, ये तो हो जाएगी अपनी संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद दूसरा है ब में HCl प्लस NaOH, तो NaCl और H2O, तो ये भी नहीं है अपनी। और जो स है उसके अंदर Fe प्लस CuSO4, तो FeSO4 प्लस Cu, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ये भी नहीं है। उसके बाद लास्ट जो है CaCO3, तो ये देखो दो भागों में टूट रहा है, पहले CaCO3 है और अभी क्रिया करके दो भागों में टूट गया CaO प्लस CO2, यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका उत्तर हो जाएगा द सही, राइट आंसर वो क्या होगा? द। उसके बाद छठवां क्वेश्चन अपन देखते हैं, C6H12O6 AQ6CO2 प्लस 6H2O, तो इसकी अभिक्रिया से 6CO2 AQ प्लस 12H2O प्लस ऊर्जा। इस रासायनिक विक्रिया में विशेष नाम है, तो ये है भाई अपनी श्वसन। अपने श्वसन के अंदर सेम ये प्रक्रम होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपना श्वसन, यानी कि उत्तर हो जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, नम वायु में तांबे की बाहरी सतह पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? तो नम वायु के अंदर जो तांबा है उस पर हरे रंग की परत चढ़ती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ ही और अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड और जल के साथ ही और अभिक्रिया करके क्या बनाता है? बुझा हुआ चूना। तो CaOH से तो हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और जल के लिए हो गया H2O, तो ये बना रहा है CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया का वर्गीकरण अभिक्रिया में किस प्रकार किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और ब। ए और ब दोनों सही हो जाएगा, यानी कि संयोजन और उष्मा क्षेपी। उष्मा का भी इसमें उत्सर्जन हो रहा है और संयोजन यानी कि जुड़ाव भी हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर देखते हैं, लंबे समय तक तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए निम्न में से कौन सी गैस उपयोग में किया जाता है? तो इसके लिए हो जाएगी नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन गैस है वो इसके लिए काम में ली जाती है, इसके लिए क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन गैस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड की रासायनिक अभिक्रिया के दौरान श्वेत रंग के अवशेष का निर्माण होता है, तो वह है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है। तो इसकी अभिक्रिया, तो ये दोनों क्रिया करके क्या बनाएंगे? बेरियम सल्फेट। इसका उत्तर हो जाएगा ब सही हो जाएगा, यानी कि बेरियम सल्फेट इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 अपन देखते हैं, MnO2 प्लस 4HCl, इसकी क्रिया से बन रहा है MnCl प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया में उपचयित पदार्थ को पहचानिए, यानी कि उपचयन हो किसका हो रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब सही,
यानी कि HCl है उसका उपचयन हो रहा है HCl, वो Cl2 में उपचयित हो गया। क्या उत्तर हो जाएगा? ब इसका उत्तर हो जाएगा सही। ब है वो इसका राइट आंसर होगा HCl। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो है अपना CaCO3। CaCO3 यानी कि स इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 अपन देखते हैं, बुझे हुए चूने CaOH का होल 2 के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। यह वायु में उपस्थित कौन सी गैस से क्रिया करता है जिसे दीवार पर चमक आती है? तो वायु में उपस्थित ये CO2 से क्रिया करता है। किस गैस से क्रिया करता है? CO2 से ये क्रिया करेगा। यदि मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ तो आप वीडियो को रोक कर और नोट कर सकते हैं भाई। हाँ, वीडियो को रोक कर आप नोट करते जाएं। उसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, 2AgCl सूर्य के प्रकाश में यह अभिक्रिया संपन्न हो रही है। 2Ag + Cl2 उपयुक्त अभिक्रिया में गुस्से रंग का पदार्थ है। तो जो गुस्से रंग का पदार्थ है वो हो जाएगा अपना Ag। Ag है वो इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, नम वायु के संपर्क में आने पर चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाती है और ये अभिक्रिया कहलाती है। तो नम वायु के संपर्क में चांदी है उस पर जो काले रंग की परत चढ़ती है तो ये प्रक्रिया उसको अपन नाम देंगे संक्षारण। क्या आंसर हो जाएगा? द है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन होता है जब उसमें, यानी कि कोई अभिक्रिया है और यदि उसका उपचयन हो रहा है तो उपचयन के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी, यानी कि इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा स। स है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। हाँ जी, तो इसका आप स लगा लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपचयन तब होता है जब उसमें, क्या कह रहा है? किसी अभिक्रिया में अपचयन, तो अपचयन कब होगा? ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन की वृद्धि। जस्ट पहले वाले का उल्टा हो जाएगा ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ए है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो सारे के सारे जो समीकरण है इनके अंदर अपना स है और राइट आंसर हो जाएगा इसका CH4 + 2O2। तो इसकी अभिक्रिया से CO2 + 2H2O + ऊर्जा। तो स है उसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को पहचानिए। निम्न रासायनिक अभिक्रिया में क्या करना है आपको? अभिकारक को पहचानना है। तो अपन इसको, इसके लिए मेरा एक पहले वीडियो भी बनाया हुआ रासायनिक अभिक्रिया के नाम से, तो आप उसको जाकर देख लें और अपन यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो देखो, अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक। अभिक्रिया उसके अंदर भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको कहा जाता है अभिकारक। तो ये तो हो गई परिभाषा। तो ये जो अभिक्रिया है इसके अंदर दो पदार्थ भाग ले रहे हैं, एक तो हो जाएगा Mg और दूसरा है O2। Mg और O2 दो अभिकारक हो गए इसके। और अभिक्रिया के अंत में बनने वाला जो पदार्थ होता है उसको कहा जाता है उत्पाद। उसको कहा जाता है उत्पाद हो कहा जाता है। तो इसका उत्पाद वो हो जाएगा 2MgO। तो अपने को इस अभिक्रिया में उत्पाद पूछे तो हो जाएगा 2Mg + O2, और यदि उत्पाद पूछा जाए तो ये हो जाएगा 2MgO। तो दो अभिकारक हो गए, एक हो गया उत्पाद। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद है। तो निम्न जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके अंदर उत्पाद पूछा है, यानी पहले वाला का जस्ट। तो देखो, ये पहले वाले दो तो हो गए अभिकारक, इसमें CaO + H2O, ये दो क्या है इसमें अभिकारक हैं। और अभिक्रिया के अंत में बना जो पदार्थ है वो होता है उत्पाद। तो इसके अंत में क्या पदार्थ उत्पाद बन रहा है? CaOH का होल ट्वाइस। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा भाई, यानी कि सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये तो थे अपने ऑप्शन वाले क्वेश्चन, और अब है वन लाइनर क्वेश्चन। तो इनको भी आप साथ साथ नोट करते जाएं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है अपना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि का नाम बताइए। रासायनिक समीकरण उसको संतुलित करने की विधि है, उसका नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि, और इसे अनुमान विधि भी कहा जाता है। हिट एंड ट्रायल विधि का दूसरा नाम क्या है? अनुमान विधि। इसको अनुमान विधि भी कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, 2Mg + O2। 2Mg + O2, तो इस अभिक्रिया को अपने को पूरा करना है। तो 2Mg + O2 जुड़ेगा तो ये बन जाएगा 2MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, तो जो उत्पाद है वो बनेगा इसका अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर यह श्वेत चूर्ण में बदल जाता है। यह श्वेत चूर्ण किस यौगिक का है?
तो मैग्नीशियम रिबन है उसको अपन ने जलाया है तो सीधी सी बात है ऑक्सीजन इसमें मिली है, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। ये भूरे रंग का धुआं किस पदार्थ का है? तो लेड नाइट्रेट है और उसको अपन ने गर्म किया है तो उसने भी ऑक्सीजन से क्रिया करी है, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड N2O। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 अपन देखते हैं, विद्युत अपघटन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। तो 2H2O विद्युत अपघटन प्लस 2H2 प्लस O2, यानी कि अपना जल है उसको अपन विद्युत अपघटन करेंगे 2H2, तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा H2 प्लस O2 में। और जल का सूत्र है H2O, तो इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, कॉपर सल्फेट CuSO4 का विलयन का जो रंग है वो किस प्रकार का होता है? तो इसका जो रंग है वो होता है भाई नीला। कॉपर सल्फेट है, इसके विलयन का रंग कैसा होता है? नीला होता है। क्वेश्चन नंबर 27, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने के कुछ समय पश्चात कॉपर सल्फेट का नीला रंग मलिन क्यों पड़ जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग आयरन सल्फेट के बन जाने के कारण मलिन हो जाता है। यानी कि आयरन सल्फेट का निर्माण होता है और आयरन सल्फेट के बनने के कारण मलिन हो जाता है। तो इसके लिए अभिक्रिया हो जाएगी अपनी Fe प्लस CuSO4। Fe आ गया आयरन के लिए और CuSO4 आ गया कॉपर सल्फेट के लिए। उसके बाद ये अभिक्रिया करके बनाएगा FeSO4, आयरन सल्फेट प्लस Cu है, तो इस वजह से इसका रंग है वो ये मलिन हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो जाता है? क्या पूछ रहा है? कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे की कील का रंग भूरा क्यों हो जाता है? तो लोहे की कील पर कॉपर का अवक्षेपण यानी कि उस पर कॉपर का जमाव हो जाता है और इस कारण उसका रंग भूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में उपयोग की जाने वाली वियोजन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसके लिए रासायनिक समीकरण हो जाएगा 2AgBrAs, एस यानी कि सॉलिड और फिर सूर्य का प्रकाश, तो इससे जो उत्पाद बनेगा वो है 2Ag प्लस Br2। तो ये अभिक्रिया आप सिंपल सी इसके अंदर आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर ये काला क्यों पड़ जाता है? कॉपर का चूर्ण है और उसको अपन गर्म करते हैं तो काला क्यों पड़ जाता है? तो उत्तर हो जाएगा क्योंकि कॉपर चूर्ण किस सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड के कारण काला पड़ता है। तो Cu प्लस O2 गर्म करने पर ये हो जाएगा 2CuO, यानी कि कॉपर ऑक्साइड जो काले रंग का पदार्थ होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, अभिकारक किसे कहते हैं? जिसके अपन ने पहले चर्चा की थी तो वो क्वेश्चन आ गया भाई यहाँ पर, अभिकारक किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं इसको क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है, इसको क्रियाकारक भी कहा जाता है। अभिकारक को क्रियाकारक भी कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखें। तो ये जो अभिक्रिया है इसके अंदर Zn प्लस H2SO4 ये दो अभिकारक हैं। Zn प्लस H2SO4 ये दोनों क्या है? अभिकारक हैं। और ZnSO4 प्लस H2O ये है उत्पाद। पहला जो उत्पाद होता है उसको बोलते हैं मुख्य उत्पाद, और उसके बाद में जो उत्पाद बनता है उसको बोलते हैं उप उत्पाद या सहायक उत्पाद भी उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, उत्पाद किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने के पर प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। यह हो गई इसकी सिंपल सी परिभाषा, यानी कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के अंत में बनते हैं उसको कहते हैं अपन उत्पाद। तो देखो ये दो अभिकारक है, इसमें Zn प्लस H2SO4, तो इसकी अंत में जो पदार्थ बना वो है ZnSO4 प्लस H2O, तो ये H2, तो ये दोनों क्या है? इसके उत्पाद है। और उत्पाद का दूसरा नाम है भाई क्रियाफल। ये भी ध्यान रखना, अगला उत्पाद ने पूछकर आपको क्रियाफल भी पूछ सकता है, तो उत्पाद उसी का दूसरा नाम क्या है? क्रियाफल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। भाई टॉप मोस्ट है, मोस्ट लगा लो आप इस पर, अभी एग्जाम में आने की इसकी 100% संभावना है, तो इस पर आप पहले मोस्ट लगा लें। तो अपन देखते हैं इसका उत्तर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें न तो उस अभिक्रिया का द्रव्यमान बढ़ता है और न ही द्रव्यमान घटता है, यानी कि न तो उसको बढ़ाया जा सकता है न उसको घटाया जा सकता है। और यही क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, यानी कि द्रव्यमान है वो बिल्कुल सुरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में भौतिक अवस्था के संकेत लिखिए। तो भौतिक अवस्था के लिए अपने को क्या करना होता है? जो भी पदार्थ है वो किस अवस्था में है वो दर्शाना होता है। तो जैसे अपने पास पदार्थ ठोस है तो उसके लिए अपन लिखते हैं S, यानी कि सॉलिड। पदार्थ ठोस अवस्था में है तो उसके लिए लगाया जाता है S,
यदि द्रव है तो उसके लिए अपन लगाते हैं लिक्विड L। यदि गैसीय अवस्था में है तो उसके लिए लिखा जाता है G। यदि पदार्थ ठोस अवस्था में है तो लिखेंगे S। यदि द्रव है तो उसके लिए लिखेंगे L लिक्विड, और गैसीय अवस्था में तो उसके लिए लिखेंगे अपन G। और पदार्थ यदि विलयन है तो उसके लिए अपन लिखते हैं AQ। AQ है इसके लिए लिखा जाता है। तो अब अपने पास जो अभिक्रिया है वो है 3Fe प्लस 4H2O। तो अभिक्रिया के अंत में जो उत्पाद बन रहा है वो है Fe3O4 प्लस H2। तो Fe है वो सॉलिड अवस्था में, ठोस है तो इसके लिए अपने लगा दिया यहाँ पर S। उसके बाद H2O ये गैस अवस्था में है तो इसके लिए G आ गया। Fe3O4 ये S है और इसके लिए भी अपन ने G लगा दिया, H2 हाइड्रोजन गैस के लिए। भौतिक अवस्था के संकेत में ठोस के लिए S, द्रव्य के लिए L, गैस के लिए G और जलीय विलयन के लिए AQ में दर्शाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, कोयले का दहन संयोजन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। कोयला है उसको जलाना है अपने को, और जलाने पर ये संयोजन अभिक्रिया किस प्रकार से ये समझना है इसमें। तो देखो C कोयले के लिए आ गया C यहाँ पर, और जलने के लिए जो गैस है ये आवश्यकता होती है वो है O2। किसी पदार्थ को जलाने के लिए O2 की आवश्यकता होती है और बुझाने के लिए CO2 की आवश्यकता होती है। यदि कहीं पर कोई पदार्थ बुझ रहा है तो वहां पर आप बेझिझक लिख सकते हैं CO2 गैस आप लिख सकते हैं। और यदि कहीं पर फटफट की ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी कि तिल्लियों से चिंगारियां उड़ती है, तो वहां पर गैस होगी अपनी हाइड्रोजन। 3 गैस है जिनके 3 नियम है, जलने के लिए ऑक्सीजन, बुझाने के लिए CO2, और चिंगारी उत्पन्न होती है, फटफट की ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो इसके लिए हाइड्रोजन गैस। ये 3 चीज़ आप इसमें ध्यान रखें। तो C+O2, तो इसके जो हो गए क्रिया करके बनाएगा ये CO2, क्या बनाएगा CO2, और 2 जो क्रिया कारक है वो मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, तो ये हो गई अपने संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, जल का निर्माण संयोजन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो जल का निर्माण है वो भी एक संयोजन अभिक्रिया है। किस प्रकार से, देखो 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2, तो इसकी क्रिया से बनेगा 2H2O, और ये L इसलिए है यहाँ पर क्योंकि लिक्विड है द्रव अवस्था में, O2 और H2 ये दोनों गैसीय अवस्था में, तो इसके लिए अपन लगाया G, क्योंकि समीकरण उसको संतुलित करना आवश्यक है। तो इसके लिए आप इन जो भौतिक संरचनाएं होती है इनका विशेष ध्यान रखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 37, लेड नाइट्रेट के उसमें वियोजन का रासायनिक समीकरण लिखिए। लेड नाइट्रेट है तो इसके लिए हो जाएगा 2PbNO3 होल ट्वाइस, ये हो गया अपना लेड नाइट्रेट। और गर्म करेंगे इसको, तापन है तो इससे जो बनाएगा एक तो लेड ऑक्साइड PbO प्लस 4NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, जो भूरे रंग का धुआं देगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो क्या देगा, भूरे रंग का धुआं, और प्लस O2, तो ये हो जाएगा इसका समीकरण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, जल का विद्युत अपघटन का रासायनिक समीकरण लिखिए। जल का विद्युत अपघटन का रासायनिक समीकरण, तो ये जल है तो जल का सूत्र हो जाएगा 2H2O, 2H2, और विद्युत अपघटन करेंगे तो 2 भागों में बढ़ जाएगा, यानी इसका अपघटन हो जाएगा, टूट जाएगा 2H2 प्लस O2, तो ये सिंपल से इसकी अभिक्रिया हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, विस्थापन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। भाई विस्थापन, तो इसकी परिभाषा अपन सबसे पहले देख लेते हैं। इसके अंदर होता है क्या, एक जो क्रिया कारक होता है, एक अभिकारक होता है, वो तो होता है ज़्यादा क्रियाशील, और दूसरा होता है कम क्रियाशील। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक ज़्यादा क्रियाशील है और दूसरा क्या है, कम क्रियाशील। तो जो ज़्यादा अभिक्रियाशील है वो क्या करता है, कम अभिक्रियाशील था तो वो क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो इसके अंदर Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4, तो ये अभिक्रिया करके हो जाएगा ZnSO4, यानी कि Zn ज़्यादा क्रियाशील है और Cu है वो कम क्रियाशील है। तो Zn क्या करता है, Cu को विस्थापित कर देता है, और ये ZnSO4 का निर्माण करता है, और Cu है वो हो गया यहाँ पर विस्थापित। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, निम्न रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयित व अपचयित पदार्थ को पहचानिए। यानी कि कौन सा तो उपचयित हो रहा है, कौन सा अपचयित हो रहा है। तो ZnOS प्लस Cu प्लस C और Zn प्लस CO, तो उपचयित पदार्थ है वो है C, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। देखो पहले यहाँ पर अकेला था और अब इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो ये तो हो रहा है उपचयित। और दूसरा है अपचयित पदार्थ, तो ZnO, क्योंकि ZnO में ऑक्सीजन की कमी हुई है। यहाँ पर इसके अंदर ऑक्सीजन पहले साथ में जुड़ा हुआ था और अब क्या हो गया, ऐसे अलग हो गया, तो एक के अंदर तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो वो तो हो गया उपचयित, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है वो हो जाएगा अपचयित। फिर क्वेश्चन नंबर 41, निम्न रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयित व अपचयित पदार्थ को पहचानिए। फिर वो सेम ही है, तो इसको अपन देखते हैं MnO2 प्लस 4HCl, MnO2 प्लस 4HCl, तो अभिक्रिया से बन रहा है MnCl2 प्लस
2H2O प्लस Cl2। तो उपचयित पदार्थ है वो है अपना HCl। उपचयित पदार्थ कौन सा हो गया? HCl, क्योंकि HCl में हाइड्रोजन की कमी हुई है। हाइड्रोजन की क्या हो रही है? कमी हुआ। Cl2 उपचयित हुआ है। उपचयित पदार्थ हो जाएगा MnO2, क्योंकि MnO2 में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, कमी हुई है। ऑक्सीजन की क्या हुई? इसमें कमी हुई है और MnCl2 है वो अपचयित हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, लोहे पर जंग लगना किसे कहते हैं? जंग की परिभाषा, लोहे पर जंग लगना। तो लोहे की नई वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय पश्चात नम वायु के संपर्क में आने पर उनमें लालिमा युक्त भूरे रंग की परत उछड़ जाती है और इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। साधारण सी परिभाषा, यानी लोहा है वो वायु और जल से अभिक्रिया करके क्या करता है? जंग का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 43, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक, उसके पश्चात उत्पाद, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है, तो उसे बोलते हैं संतुलित समीकरण। यानी कि सबसे पहले अभिक्रिया के अंदर अभिकारक को लिखा जाता है, फिर प्लस का निशान और तीर का निशान लगाकर अभिक्रिया को दर्शाया जाता है, और उसके अंत में क्या करते हैं? उत्पाद को लिखा जाता है। और अभिक्रिया के दो पक्ष होते हैं, एक तो होता है LHS और एक होता है RHS, यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष, उन दोनों तरफ तो परमाणु उनकी संख्या को अपने को समान रखना होता है। यानी कि घटाकर और बढ़ाकर अपन क्या करते हैं? परमाणु की संख्या को समान करते हैं, और उसी को कहा जाता है रासायनिक समीकरण का संतुलन। क्वेश्चन नंबर 44, नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से सहयोग करके अमोनिया बनाता है। इस कथन को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखिए और अभिक्रिया लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा N2 प्लस 3H2, तो ये हो जाएगा NH3। और अभिक्रिया का प्रकार है वो हो जाएगा संयोजन, यानी कि दो क्रियाकारक जुड़ रहे हैं तो अभिक्रिया का प्रकार हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। और जो N है वो तो 1 से गुणा होगा और H हो 3 से होगा, तो N के लिए तो आ गया 1 और H के लिए आ गया 3। और जिसके ऊपर घात 1 हो तो उसको अपन लिखते हैं तो भी ठीक है, और न लिखते हैं तो भी कोई गलती नहीं होती है। तो ये अपन समीकरण साधारण सा लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। इस कथन को रासायनिक समीकरण द्वारा लिखिए। तो पोटेशियम के लिए पर जो प्रतीक चिन्ह है वो है K, और जल से अभिक्रिया करके 2H2O, तो इसे हो जाएगा 2KOH, यानी ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और जो गैस उत्पन्न होती है वो है H2, यानी कि हाइड्रोजन। और पोटेशियम और सोडियम है वो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु भी मानी जाती है। पोटेशियम और सोडियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील मानी जाती है, और ये जल और वायु से क्रिया करके आग पकड़ लेती है। इस कारण इन्हें केरोसिन में रखा जाता है। ध्यान रखें, किन दो धातुओं को अपन केरोसिन रखते हैं? तो सोडियम और पोटेशियम, इन दोनों को केरोसिन तेल में रखा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, भाई ये क्वेश्चन भी मोस्ट आप मान के चलो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पक्का मिल जाएगा 100%। तो क्वेश्चन नंबर 46, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो जो तत्व X है वो तो है कॉपर, वो क्या है? कॉपर। और काले रंग का जो यौगिक है वो है अपना कॉपर ऑक्साइड, CuO, यानी कि जो कॉपर है वो वायु की ऑक्सीजन से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। तो ये भी आप मोस्ट है और इसको विशेष ध्यान रखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, निम्न रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो 2AgCl सूर्य का प्रकाश, तो जैसे सूर्य के प्रकाश में ये टूट जाएगा, ये वियोजन अभिक्रिया है। तो 2AgCl है सूर्य का प्रकाश, तो 2Ag प्लस Cl2, 2Ag प्लस Cl2 में टूट जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा? अपघटन हो जाएगा। इसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, निम्न शब्द समीकरण के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो अगले ने अपने को नाम दिया है और अपने को इसको प्रतीक चिन्ह के रूप में लिखना है। तो जिंक कार्बोनेट, तो जिंक कार्बोनेट का जो रासायनिक समीकरण हो जाएगा ZnCO3, ZnCO3 हो जाएगा। और जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड हो जाएगा ZnO, और कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए हो जाएगा CO2। और ये दो सॉलिड ठोस हैं तो इसके लिए आ गया S, और ये गैसीय अवस्था में तो इसके लिए आ गया G। उसके बाद आगे आते हैं अपने अतिलोकतात्मक क्वेश्चन। तो इनमें से आप क्वेश्चन का विशेष ध्यान रखिए कि उत्तर है वो अपना नहीं लिख पाएंगे इतना ज़्यादा, तो आप क्वेश्चन है इनको नोट कर लें। क्वेश्चन को आप साथ साथ नोट करते चलें, और यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलें साथ साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 अपने देखते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं?
बिना बुझे चुने व जल की संयोजन अभिक्रिया लिखिए। तो सबसे पहले अपन देखते हैं संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे तो कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोग का मतलब होता है जुड़ना। तो इसके लिए अभिक्रिया हो जाएगी CaO बिना बुझा हुआ चूना और H2O। तो इसे क्रिया करके बना रहा है CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना और प्लस इसमें ऊष्मा मुक्त होती है। तो ये हो गया सिंपल सा इसका एग्जाम्पल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के उसमें वियोजन की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो वियोजन यानी कि संयोजन के जस्ट उल्टा। संयोजन का मतलब जुड़ना और वियोजन का मतलब अलग अलग होना। तो परिभाषा अपन देखते हैं इसकी। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर, पहले वाले में अलग अलग अभिकारक है वो जुड़कर एक उत्पाद बना रहे थे, और इसमें क्या हो रहा है, एक अभिकारक है वो टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, यानी कि अलग अलग दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, तो उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। और इसके लिए जो समीकरण हो जाएगा CaCO3, एकल अभिकारक है। ये क्या है? एकल अभिकारक चूना पत्थर। जब अपन इसको गर्म करते हैं ऊष्मा देते हैं तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कि दो उत्पाद बनाता है। बुझा हुआ चूना CaO ये उत्पाद हो गया, और दूसरा हो जाएगा इसका CO2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर होने वाली विस्थापन अभिक्रिया को समीकरण लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक से अधिक क्रियाशील तत्व दूसरे तत्व के विलयन में विस्थापित कर देते हैं, या फिर अपन यूँ लिख सकते हैं कि अधिक क्रियाशील तत्व हो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। अधिक क्रियाशील तत्व है कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है? विस्थापित कर देता है, और उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। और यदि यौगिक के रूप में या दो अभिकारकों के साथ इसमें विस्थापन हो रहा है तो उसको बोलते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। यौगिक का पूरे का या फिर दो अभिकारकों का एक साथ विस्थापन हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। तो इसके लिए अपन देखते हैं जो रासायनिक समीकरण है वो है Fe + CuSO4। Fe + CuSO4, तो इससे बन जाएगा FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस Cu। तो यहाँ पर Fe है वो Cu से ज़्यादा अधिक क्रियाशील है, तो ये क्या करता है Cu का, देखो यहाँ पर SO4 के साथ जुड़ा हुआ था, अब SO4 के साथ कौन जुड़ गया? Fe, और Cu का क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन हो गया। और विस्थापन के लिए दो जो एग्जाम्पल है इनको आप रट के चलो भाई, दो एग्जाम्पल इनको आप रट लोगे तो आपको विस्थापन अभिक्रिया में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यानी कि ये दो ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं 95% बार, जितनी भी जो एग्जाम है उनके अंदर 95% बार पूछा गया ये दो एग्जाम्पल हैं। तो आप इनको रट लें या लिख लें आराम से। पहली थी अपने जेड एन वाले, तो जेड एन CU से ज़्यादा क्रियाशील, और दूसरी आपकी आएगी Fe + CuSO4, दो ही अभिक्रिया आपको पूछी जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और अवक्षेप किसे कहते हैं? तो उत्पाद अविलेय अवस्था में यानी कि विलयन के अंदर न घुलने वाला जो पदार्थ है उसको बोलते हैं अवक्षेप, जिसका नीचे जमा होता है परत के रूप में। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, जो पानी के अंदर न घुलता हो न मिलता हो तो उसको अपन बोलते हैं अवक्षेप। तो इसके लिए अभिक्रिया हो जाएगी Na2SO4 + BaCl2। तो ये क्रिया करके बनाएगा BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड। तो इस अभिक्रिया में BaSO4 श्वेत अवक्षेप का निर्माण करता है। तो इसके अंदर अवक्षेप क्या हो गया? BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो आ गई भाई अपनी, जिसकी अपन ने पहले चर्चा की थी, ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि एक बॉन्ड का दो का साथ में क्या हो रहा है? विस्थापन होता है, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें देखो Na2SO4 + BaCl2, तो BaSO4 + 2NaCl, BaSO4 + NaCl, देखो यहाँ से भी दो का विस्थापन हुआ है, BaSO4 के साथ जुड़ गया और यहाँ पर NaOCl के साथ जुड़ गया, तो दो यौगिक को इसके अंदर क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है, तो इस कारण इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास कमी होती है। उसके लिए एग्जाम्पल है 2Cu + O2।
2Cu प्लस O2 तो 2CuO कॉपर ऑक्साइड काला पदार्थ। इस अभिक्रिया में Cu में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तथा Cu का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो CuO प्लस H2O तो तापन और इसे हो गया Cu प्लस H2O। तो इस अभिक्रिया में CuO में ऑक्सीजन की कमी हुई है और Cu का क्या हुआ है, अपचयन। पहले यहाँ पर Cu के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था कॉपर के साथ, और अब यहाँ पर क्या हो गया, इसके अंदर कमी हो गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद का निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी कि अभिकारक और क्रियाकारी उत्पाद तो बनाते ही हैं, इसके साथ साथ क्या होती है, ऊष्मा भी मुक्त होती है, तो उन्हें बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा की कमी हो रही है तो ऊष्मा शोषी, और ऊष्मा की यदि अधिकता हो रही है, ताप बढ़ रहा है, तो वो होती है ऊष्माक्षेपी। तो प्राकृतिक गैस का दहन है CH4 मेथेन, CH4 यानी कि मेथेन, और जब ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में चलता है O2 तो ये CO2 प्लस H2O और ऊष्मा इसके अंदर क्या होती है, मुक्त होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57, तो 57 का अपना क्वेश्चन है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो ये हो जाएगा, जस्ट पहले बढ़ेगा उल्टा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत के रूप में ऊर्जा अवशोषित होती है, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि ऊष्मा के क्या होता है, अवशोषण होता है, तो उसको अपन बोलेंगे ऊष्मा शोषी। तो 2FeSO4 फेरस सल्फेट, और इसको तोड़ने के लिए अपने ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड ये बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड, और इसके अंदर क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण। फिर क्वेश्चन नंबर 28, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो निम्न रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित अपन करें। पहला है HNO3 प्लस CaOH का होल 2 और CaNO3 का होल 2 प्लस H2O। तो इसको संतुलित अपन करते हैं, 2HNO3 प्लस CaOH2 और CaNO3 का होल 2 प्लस 2H2O। उसके बाद नेक्स्ट है 2NaOH प्लस H2O, H2SO4, जो बी का एग्जाम्पल है अपना। तो उसको अपन सीधा, क्योंकि इस टाइम ज़्यादा लगेगा, तो अपन सीधा इनको संतुलित कर लेते हैं। 2NaOH प्लस H2SO4, तो यह अभिक्रिया से हो जाएगा Na2SO4 प्लस 2H2O। उसके बाद नेक्स्ट सी का अपन देखते हैं, NaCl प्लस AgNO3, तो ये अभिक्रिया करके हो जाएगा AgCl प्लस NaNO3। उसके बाद डी का एग्जाम्पल अपन देखते हैं, BaCl2 प्लस H2SO4, BaCl2 प्लस H2SO4, तो ये अभिक्रिया करके BaSO4 प्लस 2HCl। तो ये हुए अपने रासायनिक समीकरणों का संतुलन। और उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो रेडॉक्स अभिक्रिया, किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, इन अभिक्रियाओं को उपचयन, अपचयन अथवा रेडॉक्स कहा जाता है। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि जो अपचयन और उपचयन है वो क्या है, एक दूसरे की पूरक होती है, साथ साथ चलती है, और जिसके अंदर ये दोनों साथ साथ चलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो CaO प्लस H2, तापन पर Cu प्लस H2O, तो देखो CuO में ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ये उपचयित हुआ, और H2 में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो ये हुआ उपचयित। तो दोनों अभिक्रिया के अंदर साथ साथ है, अपचयन और उपचयन, तो इस कारण इसका अपन क्या नाम देंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, निम्न पदों का वर्णन कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, यानी कि शॉर्ट परिभाषा यहाँ से आ सकती है। तो सबसे पहला है संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं, तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। यानी कि धीरे धीरे उसका संक्षारण या ह्रास होने लगता है तो उसको संक्षारण कहा जाता है। उदाहरण, लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत तथा तांबे पर हरी परत चढ़ना संक्षारण के कुछ उदाहरण है। तो इनमें से आप कोई सा भी एग्जाम्पल इसके अंदर लिख सकते हो। पहला एग्जाम्पल लिख सकते हो, दूसरा लिख सकते हो, तीसरा, तीनों में से कोई भी आप एक उदाहरण लिख सकते हो। उसके बाद वेब में अपन देखते हैं विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या है, तो तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थ सामग्री के उपचयित हो जाने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है।
यानी कि क्या हो जाते हैं, खराब होने लगते हैं। इसमें प्रतिओक्सी कारक मिलाकर अथवा इनको वायुरोधी बर्तन में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है और उसको अपन खराब होने से बचा सकते हैं। फिर उदाहरण हो जाएगा आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके, यानी कि अपन जो कुरकुरे वगैरह खाते हैं, आलू के चिप्स वगैरह खाते हैं, तो वो लंबे समय तक खराब क्यों नहीं होते, क्योंकि उनको उपचारित करा जाता है, नाइट्रोजन गैस उसके अंदर भरी जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। पदार्थ के अंदर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर पहला जो परिवर्तन होता है वो है अवस्था परिवर्तन। जैसे ठोस में है तो द्रव में बदल जाएगा, द्रव है तो वो गैस के अंदर बदल जाएगा। दूसरा होता है पदार्थ का रंग परिवर्तन। दूसरा जो परिवर्तन होगा वो क्या क्या होगा, रंग में परिवर्तन। और तीसरा गैस का उत्सर्जन, यानी कि अभिक्रिया हो रही है तो उसके अंदर कोई ना कोई प्रकार गैस बनती है और उसका उत्सर्जन होता है। और तीसरा है तापमान में परिवर्तन। चौथा है तापमान में परिवर्तन, यानी कि या तो उसका ताप बढ़ेगा या फिर उसका ताप घटेगा, उसके अंदर कोई ना कोई बदलाव जरूर होता है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है। अगला क्या कर रहा है, कोई आपके पास पदार्थ है, विलयन है, और उसका उपयोग अपन किसके लिए करते हैं, सफेदी के लिए कर रहे हैं। तो पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। सबसे पहले अपने को बताना पदार्थ X का नाम था, इसका सूत्र। तो पदार्थ X का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaO। दूसरा क्या पूछ रहा है, पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया, यदि CaO है तो इसके ऊपर जल के साथ अभिक्रिया यदि करवाते हैं तो इसके क्या परिणाम होंगे, CaO प्लस H2O, तो ये होगा CaOH का होल 2, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण इसके अंदर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63, तो मिलान कीजिए। तो अपन सीधा इनका मिलान देख लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के लिए पहला एग्जाम्पल हो जाएगा ये ZnCuSO4, ZnSO4 प्लस Cu, और संयोजन के लिए हो जाएगा C प्लस O2, यानी कि CO2 दोनों जुड़ गए। वियोजन अभिक्रिया 2AgBrS, और ये दो भागों में टूट गया तो 2Ag प्लस Br2। और रेडॉक्स अभिक्रिया तो इसके लिए हो जाएगा CuO प्लस H2 और Cu प्लस H2O। तो भाई ये था आपका पहला पार्ट, और आज की वीडियो के अंदर अपन इतना ही रखेंगे। और ये आपको वीडियो पसंद आता है और आपको यदि लगता है भाई सामग्री हमारे लिए हेल्पफुल है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर आगे भी आप इनके नोट्स बनाओ, तो आपको जल्दी ही दूसरा वीडियो मिल जाएगा। और अब आप इसके लिए धन्यवाद। और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जो दोस्त हैं पढ़ने वाले उनके साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।